हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका जो पाठ 3 है, अध्याय 3 मुद्रा और साख। ठीक है। इस पाठ में हम मुद्रा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्रा क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप क्या हैं, बैंक क्या कार्य होते हैं बैंक के, और स्वयं सहायता समूह किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुद्रा यानी कि रुपया, हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया। ठीक है। तो मुद्रा हमारे दैनिक जीवन का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में मुद्रा से संबंधित क्या करते हैं, अनेक कार्य करते हैं, अनेक सामान को खरीदते और बेचते हैं, है ना। मुद्रा हमारे जीवन को क्या करती है, आसान बनाती है। मुद्रा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। मुद्रा या रुपया के बिना हमारा जीवन या जीवन का जो विकास होता है वह असंभव है। वर्तमान समय में सभी वस्तुएं या सेवाएं मुद्रा के द्वारा ही खरीदी और बेची जाती है। मुद्रा या रुपया, इसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। हमें हर चीज़ के लिए रुपया या मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो इस पाठ में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ में से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको पढ़ लेते हैं। जैसे मुद्रा, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। मुद्रा साख का आधार है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा प्रमाणित या मान्य घोषित की जाती है वह मुद्रा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि साख क्या है। साख यानी कि विश्वास या भरोसा, यानी कि जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। अब हम देखते हैं चेक। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है। विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का लेन देन करना ही क्या कहलाता है, विनिमय प्रणाली। ठीक है। औपचारिक ऋणदाता संसाधन, इसमें वे संसाधन शामिल हैं जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे बैंक, सहकारिता समूह, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि। और अनौपचारिक ऋणदाता संसाधन कौन कौन से होते हैं, इसमें साहूकार, व्यापारी, दोस्त व रिश्तेदार आदि आते हैं। ठीक है। तो ये थे इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। अब हम जान लेते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह वस्तु है जो लोगों द्वारा माल के विनिमय अथवा सेवाओं व कर्ज के भुगतान में माध्यम का कार्य करती है। यानी रुपया, मुद्रा का अर्थ होता है रुपया, और अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा को क्या कहा जाता है, रुपया को क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, सामान के आय व्यय में उपयोग करते हैं। ठीक है। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा हमारे रोजाना की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई प्रकार की जो क्या करते हैं, आय व्यय करते हैं। हम मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को खरीदते एवं बेचते हैं। मुद्रा के बदले कुछ सेवाएं भी प्रदान की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप गाड़ी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, गाड़ी वाला आपको सेवा देता है तो आप उसके बदले क्या करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। ठीक है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, आपकी सेवा करता है ना, यानी कि आपका ट्रीटमेंट करता है, तो आप उसके बदले क्या करते हैं, मुद्रा का भुगतान करते हैं। यानी पैसा देकर हम क्या करते हैं, सेवाएं लेते हैं। कुछ मामलों में लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान नहीं होता, बाद में भुगतान किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। यानी हर व्यक्ति मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। मुद्रा के बदले अन्य कोई चीज़ नहीं लेना चाहता, ताकि वह मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आसानी से खरीद सके। मुद्रा से हर कार्य में सरलता होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है। यानी कि दोनों पक्ष, लेने वाला भी और देने वाला भी, एक दूसरे से
चीज़ें खरीदने और बेचने की क्या रखते हो, सहमति रखते हो। जैसे जूते बेचने वाले को गेहूँ खरीदना है और जिसके पास गेहूँ है वह जूते खरीदना चाहता है। यही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है, यानी कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की चीज़ों की क्या हो, आवश्यकताएं हो, और यह क्या है, यह इत्तेफाक से ही होता है। वर्तमान समय में इस प्रकार का जो दोहरा संयोग है वह बहुत कठिनाई से देखने को मिलता है। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली की जाती है, लेकिन इसमें यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति किसी वस्तु को बेचना चाहता है दूसरा भी उसे खरीदना चाहता है, और इसमें क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि इस व्यवस्था में हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जो आप बेचना चाहते हैं वह व्यक्ति भी उसे खरीदना चाहता हो। ठीक है, चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, अतः इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा के कारण दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो बुक है, जूता बनाने वाला क्या करेगा, मुद्रा के द्वारा पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। तो उसे क्या है, मुद्रा के कारण दोहरे जो संयोग की आवश्यकता होती है वह नहीं होती है। ठीक है, अब हम मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम होती है। जब सिक्कों का प्रचलन नहीं था तब कई प्रकार की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, प्रारंभिक काल में लोग, जो भारतीय लोग थे, अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। यानी कि अनाज या पशु से चीज़ें खरीदते और बेचते थे। जो हमारे देश के जो प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, रुपया नहीं होता था, सिक्के नहीं होते थे। जब इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, चीज़ों के द्वारा या पशु या अनाज के द्वारा क्या करते थे, चीज़ों का या सामान की क्या करते थे, खरीदते थे और बेचते थे। कुछ समय बाद लोग सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करने लगे, जो कि जिसका प्रचलन पिछली सदी तक रहा। अब हम देखते हैं कि जो मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि कागज़ के नोट या करेंसी नोट है ना, कागज़ के नोट, सिक्के, चेक आदि ये मुद्रा के आधुनिक रूप है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे से बनी होती है। करेंसी या कागज़ के नोट व सिक्के मुद्रा के रूप में इसलिए स्वीकार की जाती है क्योंकि ये किसी देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत या प्रमाणित होती है, मान्य होती है ना। और भारत में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं होती। कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की क्या करता है, वैधता प्रदान करता है। अब लोग क्या करते हैं, बैंकों में निक्षेप के रूप में मुद्रा को रखा जाता है या जमा करते हैं। लोग अपनी अतिरिक्त पूंजी या धन को बैंक में निक्षेप के रूप में रखते हैं और उस पर उन्हें बैंक क्या देता है, सूद या ब्याज देता है। और आवश्यकता अनुसार धन को क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके माता पिता क्या करते हैं, जो उनके अतिरिक्त पूंजी है या अतिरिक्त धन है, आवश्यकता से जो अधिक धन होता है उसको क्या कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। और जब उन्हें आवश्यकता होती है तो वो आवश्यकता अनुसार बैंक से धन निकाल सकते हैं। और बैंक क्या करता है, उनके जो बैंक में जमा धन होता है उस पर उन्हें ब्याज मिलता है और उनका आपका धन भी बैंक में क्या होता है, सुरक्षित रहता है। क्योंकि बैंकों में जमा धन को मांग या आवश्यकता के अनुसार निकाला जा सकता है, अतः इस जमा को मांग जमा भी कहा जा सकता है। बैंक में जो चेक के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है, यानी कि रुपया के द्वारा, चेक के द्वारा भी क्या होता है, भुगतान किया जाता है। चेक भी क्या होता है, मुद्रा का ही एक रूप है। ठीक है, बैंक में चेक के द्वारा भुगतान किया जा सकता है। यह बिना नकद के होता है, यानी कि
पैसा बैंक से सीधे आपके खाते में भी जमा हो सकता है चेक के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में एक चेक का प्रारूप दे रखा है, या आप देखेंगे अपनी बुक में चेक द्वारा भुगतान। ठीक है, यानी कि इसमें क्या लिख रखा है, जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है और धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में क्या हो जाता है, चेक के माध्यम से स्थानांतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यानी कि चेक भी क्या करता है, एक प्रकार से मुद्रा का ही कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैंकों की जो ऋण संबंधी गतिविधियां हैं वो क्या होती है। ठीक है, जब कोई धन बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक कुछ धन अपने पास रखते हैं, यानी कि जमा धन का 15% जो बैंक क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं और अन्य धन ब्याज पर लोगों को ऋण देते हैं और इस ऋण पर जो ब्याज मिलता है वह बैंकों की क्या होती है, कमाई होती है। अतः बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में क्या करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं। यानी कि बैंक जमा पैसा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा वो ब्याज ऋण पर लेते हैं। यानी कि जो लोगों ने पैसा जमा किया रहता है बैंक में उस पर तो बैंक कम ब्याज देता है, लेकिन जो लोग ऋण लेते हैं बैंक से उनसे वो अधिक ब्याज लेता है ना। तो वो क्या होता है, बैंकों की कमाई होती है। और जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उसका जो क्या करते हैं, बैंक 15% अपने पास रखते हैं और अन्य लोगों को ऋण के रूप में दे देते हैं। ठीक है, बैंक जमाकर्ताओं को ब्याज देते हैं और लोन लेने वालों से ब्याज लेते हैं। इस प्रकार जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के या विकास कार्यों के लिए क्या होती है, ऋण की बहुत मांग होती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से बैंकों से ऋण लेते हैं। गांव में लोग ऋण से क्या करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं वह ऋण साहूकारों या महाजनों से लेते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं या उत्पादन से संबंधित जो उनके कार्य होते हैं वो करते हैं। और फसल जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फसल का सही उत्पादन पर ऋण ब्याज सहित लौटा देते हैं। और फसल खराब होने पर क्या होते हैं, जो कर्ज अगर वो लौटा नहीं पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फिर से ऋण लेते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, कर्ज जाल में फंसते जाते हैं। कभी कभी किसानों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती है। बैंकों के अलावा गांव में सहकारी समितियों से भी सस्ता ऋण लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो साख की जो 2 स्थितियां हैं वो क्या होती है। हमारे रोज़मर्रा की गतिविधियों में हमें किसी न किसी रूप में ऋण की आवश्यकता होती है और ग्रामीण क्षेत्र में लोग साहूकार से ऋण लेते हैं और साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का क्या करता है, वादा लेता है। यही वादा क्या कहलाता है, साख कहलाता है। यह साख रुपये, धन संपत्ति, ज़मीन कुछ भी हो सकती है ना। यानी कि आपने देखा होगा जब लोग गांव में क्या करते हैं, साहूकारों या महाजनों से ऋण लेते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं वह उनके पास क्या रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, जब तक कि वो उनका जो कर्ज होता है वह न लौटा दे। ठीक है, गांव में साख की मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज खर्च होता है, इसलिए लोग किसान क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। यानी कि फसल उगाने से संबंधित जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके लिए वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अनौपचारिक वो क्षेत्रक होते हैं जैसे साहूकार, महाजन, उन लोगों से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। यदि किसान की फसल का उत्पादन अच्छा होता है तो ऋण चुकाया जाता है, नहीं तो किसान पर ऋण बढ़ता जाता है और वह ऋण के जाल में फंस जाता है। उधार देने वाला ऋणी से ऋणाधार यानी कि गिरवी रखने का सामान की मांग करता है, जैसे भूमि,
इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में जमा पूंजी आदि, है ना। तो जैसे आपकी बुक में एक उदाहरण दे रखा है कि यहाँ पर 2 प्रकार के ऋणों का उदाहरण है। जैसे अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से क्या करता है, ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। यानी कि जो सलीम है उसको 3,000 जूते बनाने की वो डिमांड आती है उसके पास, और वो क्या करता है, इसके लिए जो कच्चा माल होता है जैसे चमड़ा आदि, तो वो क्या करता है कि जो चमड़ा व्यापारी होता है उससे क्या करता है, उधार ले लेता है और बाद में भुगतान करने का क्या करता है, वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से जो 1,000 जिसने उसे 3,000 का क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, तो वो 1,000 जूतों के बदले के जो पैसे होते हैं उसे वो अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का क्या करता है, वादा करता है सलीम। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता। तो इस प्रकार क्या करता है, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका क्या करता है, अदा करता है ना। लेकिन अब हम दूसरी स्थिति में देखते हैं कि स्वप्ना, है ना, स्वप्ना की क्या समस्या है, यानी कि ऋण किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है ऋण के द्वारा। ठीक है, स्वप्ना क्या है, स्वप्ना एक छोटी किसान है, ठीक है, जिसके पास क्या है 3 एकड़ ज़मीन, और उस पर वह क्या करती है, मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से क्या करती है, ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है, यानी कि जब वो ऋण लेती है फसल उगाने के लिए और उसकी फसल क्या होती है, कीटनाशकों के हमले से खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन तक का जो हिस्सा है उसे क्या करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति क्या कर दी, बदतर कर दी। उसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना क्या होता है, काफ़ी कष्टदायक होता है। ठीक है, अतः भारत में लोग बैंक और सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं। ठीक है, और आरबीआई क्या करता है, यानी कि जो बैंक तो क्या होते हैं, औपचारिक क्षेत्रक हो गए, है ना, ऋण लेने के, और जो साहूकार होते हैं, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त होते हैं, वो क्या हो गए, अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण देने वाले। ठीक है, तो जो भारत में जो औपचारिक क्षेत्रक हैं वो बैंक हो गए, और आरबीआई इन छोटे क्षेत्रकों की कार्यप्रणाली पर क्या करता है, नज़र रखता है कि उचित दर पर जो विभिन्न बैंक है वो ऋण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और जो अनौपचारिक क्षेत्रक होते हैं जैसे साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, है ना, वो क्या करते हैं, ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं और नाजायज़ रूप से क्या करते हैं, अपने पैसे जो उनके कर्जदार होते हैं उनसे वापस लेते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में अमीर परिवार ही क्या करते हैं,
औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि जो गरीब परिवार होता है वो अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि बैंक से ऋण लेने के लिए कई प्रकार की जो कागजी कार्यवाही होती है वह करनी पड़ती है, जिसे करने में गरीब लोग क्या होते हैं, समर्थ नहीं होते और वे साहूकार महाजनों से मनमाने ब्याज वसूलने पर क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं और उनकी गरीबी क्या होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ये कर्ज के जाल के चक्कर में। ठीक है, अब आपकी बुक में क्या है, एक आलेख दे रखा है, उसमें बताया गया है कि हमारे देश में लोग औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रकों से किस प्रकार ऋण लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका आलेख है इसमें देखेंगे आप शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक था। ठीक है, अब देखो आप जो गरीब परिवार है वो क्या करता है, देखो ये नीला अनौपचारिक स्रोत में ऋण की प्रतिशत है ना, और बैंगनी जो है वो औपचारिक स्रोत में ऋण का प्रतिशत। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 85% अनौपचारिक क्षेत्र से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं और 15% औपचारिक क्षेत्र यानी कि बैंकों से ऋण लेते हैं। और जो कम संपत्ति वाले लोग होते हैं या कम संपत्ति वाले परिवार होते हैं वो क्या करते हैं, 53% तो लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से और 47% लेते हैं औपचारिक क्षेत्र से। जो समृद्ध परिवार होते हैं वो क्या करते हैं, वो 28% लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से और 72% लेते हैं औपचारिक क्षेत्र से। और जो अमीर लोग होते हैं वो 90% लेते हैं बैंकों से यानी कि औपचारिक क्षेत्रकों से और 10% लेते हैं अनौपचारिक क्षेत्रकों से। यानी कि आप समझ गए कि जो गरीब परिवार है वो क्या है, 85% अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेता है और 15% क्या लेता है, औपचारिक क्षेत्र से। और कम संपत्ति वाली जो परिवार होते हैं वो 53% अनौपचारिक क्षेत्र से और 47% औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। और जो समृद्ध परिवार होते हैं वो क्या करते हैं, 72% औपचारिक क्षेत्र से और 28% अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। और जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो 90% औपचारिक क्षेत्र यानी बैंकों से ऋण लेते हैं और 10% क्या होते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं। यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोन अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं, जबकि जो अमीर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, 90% बैंक यानी कि औपचारिक स्रोतों से लोन लेते हैं। और गरीब लोगों को साहूकार लोग क्या करते हैं, मनमर्जी से अधिक ब्याज वसूलने पर मजबूर कर देते हैं और इस प्रकार वो क्या होते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं, क्योंकि वो बैंकों में से औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। वहाँ पर क्या होती है, पारदर्शिता होती है ना, जो ब्याज दरें होती है। और जो अनौपचारिक जो क्षेत्रक होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं होती है और गरीब लोग क्या होते हैं, वो जो ब्याज के रूप में क्या होते हैं और ज़्यादा फंसते जाते हैं साहूकार महाजनों के चक्करों में। ठीक है, जिससे क्या है, भारत में जो अधिकतर किसान हैं वो क्या है, धीरे धीरे वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो गांव में जो लोग होते हैं वो विभिन्न समूह बनाकर भी ऋण लेते हैं, यानी कि स्वयं सहायता समूह के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में गांव में कुछ समूहों का गठन किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में भी विभिन्न प्रकार के समूह बने रहते हैं और उसमें लोग क्या करते हैं, अपना जो अतिरिक्त जो आय होती है या जो अतिरिक्त पैसा होता है उसमें जमा करते हैं। इनमें गांव के ही कुछ सदस्य इकट्ठे होकर नियमित बचत करते हैं। वो बचत 25 रुपये से 100 रुपये तक या 100 से अधिक भी हो सकती है। यह परिवार की बचत करने पर निर्भर होता है कि वह कितना अधिक बचत कर सकता है। और जमा पूंजी को समूह का कोई भी व्यक्ति कम ब्याज दर पर ऋण ले सकता है और अपना कार्य कर सकता है। इसमें महिला सदस्यों की भूमिका मुख्य होती है और यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य भी हो जाता है। बैंक ऋण समूह के नाम पर देता है, जिससे लोग क्या करते हैं, अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। जैसे कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बांस
और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई मशीन, पशु या संपत्ति खरीदने में इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो बैंक समूह को ऋण देता है। इस समूह से ऋण से लोग क्या करते हैं, अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। इस प्रकार के समूह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नियमित बैठकों के जरिए संगठित करने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। लोगों को स्वावलंबी बनने में सहायता मिलती है और नियमित बैठकों से वे गांव की सामाजिक समस्याओं, स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा पर भी चर्चा कर पाते हैं। यह समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में भी सहायक होता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर क्या देते हैं, ऋण देते हैं। ठीक है, और इन समूह के द्वारा लोगों को उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। अतः बैंकों और सहकारी समितियों को गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा उचित ब्याज दर पर बढ़ाना चाहिए, ताकि ये गरीब लोग भी स्वरोजगार अपनाकर अपना तथा समाज के विकास में सहायक हो सके। तो इस पाठ में हमने मुद्रा या रुपया क्या है, उसके महत्व को जाना कि मुद्रा या रुपया हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है और बैंक के क्या कार्य होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक स्रोत क्या हैं। ठीक है,